हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपके लिए लेकर के आई हूँ एरर डिटेक्शन की ऐसी सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का एक यही पर्पज़ है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। देखो, पढ़ाने को तो ग्रामर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक है सभी लोग पढ़ा रहे हैं, और जब तक पढ़ाएंगे नहीं क्लियर नहीं होगा। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस भी तो करना ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि जो पढ़ा है वो हमें समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये जो एरर डिटेक्शन की सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखो, इसको बार बार लगाओ, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, और उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। बच्चों, क्वेश्चंस को ढूंढना, वो देखना कि इसकी रेलेवेंसी क्या है, उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रिलेट करना, इट इज़ अ बिग टास्क। सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ अगर आप इस मेहनत के साथ मेहनत कर दो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है बच्चों, तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन की, ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो है, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टीड ऑफ बाय अ मोटर। बेटा पता है क्या होता है कि जब हम सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये लगता है कि यार पढ़ने में तो ये सही लग रहा है, इसमें तो एरर हो ही नहीं सकता। अगर हम नॉर्मल ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, वर्ब अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, तो भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? अब चलो सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़ो आप। ठीक, पहला क्वेश्चन है, यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग। ठीक है, फॉर आ गया, पेइंग आया, ये सही है। योर डेट्स इंस्टीड ऑफ, अच्छा ये बताओ इंस्टीड ऑफ है क्या? इंस्टीड ऑफ है क्या? इंस्टीड ऑफ क्या है? इंस्टीड ऑफ है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि इंस्टीड ऑफ क्या है? इंस्टीड ऑफ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का यूज़ होता है। ठीक है, जिरंड को हम एज अ नाउन भी कंसीडर करते हैं। ठीक, तो जिरंड का यूज़ होता है। अच्छा, ये जिरंड क्या होता है? जिरंड हम बनाते कैसे हैं? जिरंड कैसे बनता है? जिरंड बनता है जब, जिरंड कैसे बनता है बेटा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी यूज़ कर दें तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा जिरंड कहलाता है। ये एक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। जब गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर्स हम पढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या पढ़ाते हैं? उसमें कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ाते हैं, और कॉन्सेप्ट में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का यूज़ होता है। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक, इसको आप नोट करते जाओ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू। ठीक है, रिटर्न के बाद टू का यूज़ हुआ है, सही है। रिटर्न के बाद अगर बैक का यूज़ होता तो वो गलत होता। रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हमें पता है कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन यूज़ होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन यूज़ हो रहा है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा प्लूरल होता है। तो अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है? नाउन है। तो क्या ये प्लूरल है? नहीं प्लूरल है। तो हम क्या करेंगे? इसको प्लूरल बनाएंगे। यानी कि एरर हमारा किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CGL हो, ये जो टॉपिक है वन ऑफ, ये पेटेंट है बेटा। ये हर आप कोई भी अगर SSC 2024 में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हो और आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एक डैम श्योर गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स। ठीक है, वन का क्या मतलब होता है कि हर किसी को,
यहाँ पर बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। वन शुड, चाहे कोई भी हो, वन शुड लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स। बेटा जब वन की बात हो गई, ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रोनाउन का है, ठीक है। जब वन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो उसका जो पॉजेसिव केस होता है, उसका पॉजेसिव केस क्या होता है? उसका पॉजेसिव केस होता है वंस, वन और एपिस्ट्रॉफी एस। क्लियर हो गई? वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। बेटा माँ बाप, यहाँ पे बात हो रही है कि हमें अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि आजकल का जो ट्रेंड चला है ना कि हम अपने दोस्तों से ज़्यादा अटैच्ड हो जा रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है बेटा पता है? इसके पीछे वजह है कि हमको बाहरी दुनिया से ज़्यादा लगाव हो गया है। हम शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं और हम इसमें भूलते जा रहे हैं कि बचपन से लेके आज तक जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, हमारे सुख दुख सब में साथ दिया है, हम उनको भूलते जा रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके बुरे वक्त में, आपके अच्छे वक्त में एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, वो है आपके पेरेंट्स। वही खड़े होंगे और कोई खड़ा नहीं होगा। आप जब अच्छा समय आएगा उस समय तो सभी लोग आएंगे वाह वाही करने के लिए, लेकिन जब आपका बुरा समय आएगा, अगर आप अपने आसपास किसी को देखोगे तो वो दो लोग होंगे, एक तो भगवान रहेगा और आपके दूसरे पेरेंट्स रहेंगे, और कोई नहीं हो सकता। ये लिख करके मैं दे रही हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव जस्ट कम टू नो। ये 2 बार आ गया है, ठीक है, इसको हटाते हैं। टू नो दैट मिस्टर रे वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। देखो यहाँ पे फिर से वन ऑफ आया ना, मैं बता रही हूँ कि ये आता है, ये अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन उठाए गए हैं। वन ऑफ का एक क्वेश्चन तो आता ही है। फेवरेट टीचर्स डाइड विथ कैंसर रिसेंटली। देखो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइड विथ कैंसर। भाई कैंसर हुआ और वो मर गए। जब हमारी बात होती है, जब डाइड के साथ 2 प्रीपोजिशन यूज़ होता है, एक तो होता है डाइड ऑफ और एक होता है डाइड, या आप डाई भी लिख सकते हो, डाइड फ्रॉम, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर डाइड विथ कैंसर हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर डाइड विथ नहीं होगा, यहाँ पर होगा डाइड ऑफ। वो क्यों होगा, इसका मैं कारण आपको बता रही हूँ। ये इसलिए होगा क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ से हमारी डायरेक्ट, यानी कि जब मृत्यु होने का कारण डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, तो उस केस में हम डाइड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे डाइड ऑफ कैंसर, ये डायरेक्टली उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, कैंसर हुआ और उनकी मृत्यु हुई। डाइड फ्रॉम कब यूज़ करते हैं? डाइड फ्रॉम हम उस केस में यूज़ करते हैं कि जब मृत्यु जो होती है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक्सीडेंट होने पर जो चोट लगी उसकी वजह से किसी की मृत्यु हुई, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डाइड फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और अगर कैंसर होने से डायरेक्ट किसी की मृत्यु हो रही है तो उस केस में डाइड ऑफ का यूज़ करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट है, सम ऑफ आर लेटेस्ट कैनन। कैनन मतलब क्या होता है? तोप। that have come out of the production line have a very long range। देखो चाहे वो वन ऑफ हो, ये नोट कर लो बेटा, चाहे वो सम ऑफ हो, चाहे वो वन ऑफ हो या सम ऑफ हो, सबके साथ जो नाउन होता है वो क्या यूज़ होता है? वो नाउन हमारा प्लूरल होता है। मैं बता रही हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये अलग अलग एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक पे आपको बहुत मेहनत करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहो, ये जो पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ उसको नोट करते रहो, तब जा कर के ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? वन ऑफ आर लेटेस्ट कैनन्स, तो यहाँ पर हम एस को ऐड कर देंगे, कैनन्स हो जाएगा, कैनन नहीं, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। क्या दिया हमारा? ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल। बहुत ज़्यादा बर्फबारी के कारण क्या हुआ था? जो मार्क्स थे वो दिख नहीं रहे थे। अब ये बताओ, ये ड्यू टू के बाद स्नो आया, ठीक है। अब क्या नहीं दिखाई दे रहा था? मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया मार्क्स। अच्छा, अब बताओ, जब मार्क्स हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट में हमने एस लगा दिया, तो यानी कि प्लूरल हुआ है?
अगर हम नाउन है, मार्क अगर हम कहें तो ये नाउन है। अगर नाउन में हम एस या ई एस जोड़ दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी किसी भी टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो नाउन अगर जब हमारा प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ वर्ब क्या यूज़ होती है बेटा, उसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल ही यूज़ होगी। तो यहाँ पर वॉज नहीं, यहाँ पर क्या होगा, वर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if the sun and moon were balanced, which means if heat and cold are equilibrium, the person is healthy। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है if the sun and the moon, सॉरी ये मेरे मुंह से आंसर निकल ही गया, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है कि हमें एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर समझनी होंगी। देखो पहली बात तो ये कि आर्टिकल्स का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और एक आ गया हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखो बेटा ग्रामर एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं वो इसमें दिखाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। आर्टिकल का क्वेश्चन ये कैसे आया, क्योंकि हमें ये पता है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आर्टिकल द को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीके से तो हमको ये पता चल गया इफ़ द सन एंड द मून, ठीक। जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि हमें ये पता है कि एंड के साथ जब दो सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, एंड के साथ जब दो सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि हम शेर को शेर के साथ रख सकते हैं, शेर के साथ हम कोई कुत्ता नहीं रख सकते, ठीक है, या उससे लोअर ऐसा कोई जानवर नहीं रख सकते, इस तरीके से समझो। यानी कि जो बराबरी का होना चाहिए सारी चीज़ें। तो इस वजह से भी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तरफ से देखें कि अगर पहले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है तो दूसरे सब्जेक्ट के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। लेकिन आर्टिकल, अब यहाँ पर अगर हम आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये पता है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही यूज्ड टू सिट्स day and night under a tree in front of a temple, that is how he earned the name। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन आया, अब ये बताओ ये किससे आया। एक बार अगर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस अपने से भी सॉल्व करोगे तो भी आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक। तो ही यूज्ड टू, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं यूज्ड टू क्या है बेटा, यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू है हमारा मॉडल। अब आंख बंद करके ये रूल देखो, आंख बंद करो और ये रूल देख लो। क्या रूल देखना है कि यूज्ड टू यानी ये तो मॉडल हो गया, किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। क्या होता है, किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ही यूज्ड टू हमारा मॉडल है तो यहाँ पर सिट्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिट। बात समझ में आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म होती है, यानी जिस बेस पे जो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का वो होता है, ठीक है। एस या ई एस आई एन जी लगा के तो हम उसकी फॉर्म्स को चेंज करते हैं, ई डी लगा के हम उसके फॉर्म्स को चेंज करते हैं, लेकिन जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वही फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी। Can India make it to a leadership position or will it be retained the fast train going slow image it always had। क्या कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है वो लीडरशिप पोजीशन पे आएगी और वैसी ही रहेगी जैसे कि जो फास्ट ट्रेन होती है स्लो चलती है। नाम तो हो गया लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, विल इट बी रिटेन्ड, ये हमें किसका सेंटेंस लग रहा है, ये तो हमें लग रहा है कि तो पैसिव का यूज़ हो रहा है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पैसिव में लिखते हैं तो वहाँ पर विल के साथ बी का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ बात हो रहा है जो इंडिया है वो डूअर है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो एक्टिव है, यानी ये सेंटेंस हमारा किस में है, एक्टिव में है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल इट रिटेन, विल इट रिटेन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा जो डूअर है वो हमारा एक्टिव में, जो हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी फर्म्स fail because when they begin exporting they have not searched the target markets or have not planned enough. अब ये बताओ, इस बहुत ही आसान सा है, बस सेंटेंस बड़ा कर दिया है और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। क्या घबरा जाते हैं? देखो मैनी के बाद जो हमारा नाउन यूज़ होता है वो हमारा प्लूरल होता है, ये तो सही है। Many firms fail because when they begin exporting they have not have के बाद, had के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। यहाँ पर देखो हैव के बाद क्या दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, यहाँ पे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया, लेकिन पहले वाले में गलत कर दिया। ठीक है, सेंटेंस हम पढ़ जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, हम फटाफट पढ़ते रहते हैं, हम नहीं ध्यान देते। यहाँ पर अगर देखो सेंटेंस जल्दी जल्दी में अगर हमने पढ़ा, हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान्ड, हम जल्दी जल्दी में पढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि बीच में जो एरर दिया हुआ है हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो बेटा सेंटेंस को एरर डिटेक्शन आपके लिए एक स्कोरिंग पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एरर डिटेक्शन हमारा निकल गया बढ़िया से तो हमारे पास कुछ मार्क्स हमारे पास रह जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है वो होता है बच्चों, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन नहीं, जो पैराजंबल होता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, मैं उसकी भी टेक्निक आपको बताऊंगी। देखो टेक्निक हर एक चीज़ की है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टेक्निक बताने का भी कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन आप प्रैक्टिस करने लगोगे, आप रोज़ अपने आप से 10-20 क्वेश्चंस इंग्लिश के लगाओगे या किसी भी सब्जेक्ट के लगाओगे तो आपको टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो याद रहेगा मुंह पे। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता चल गया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिसर्च के ईडी लगेगा, रिसर्च्ड द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान्ड इनफ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैड शी नॉट नोन। अगर देखो मैं जो रहूँगी ना, कोई भी ऐसा बच्चा रहेगा जो पूरे हर दिन जो प्रैक्टिस कर रहा है, हर दिन रूल्स को रिवाइज़ कर रहा है, ठीक है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है नोट्स उसको लिख रहा है और उन नोट्स का रिवीजन कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो टफ हैं उनके लिए। ठीक है, हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शुड हैव स्टेड लॉन्गर। अब देखो ये कंडीशनल सेंटेंस जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को पढ़ाती हूँ कि हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जब दूसरा सेंटेंस जब ये आता है हैड, अगर कंडीशनल सेंटेंस में हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो उस केस में जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस के टॉपिक भी समझने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हाँ मैम मुझे ये टॉपिक समझना है। आपको ग्रामर का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि आपको समझना है या आप नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने से पढ़ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, आप वो मुझे खुलकर बता सकते हैं, ताकि अगर आप बताओगे नहीं तो उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? बाकी ये जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही हूँ, जो ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हो, उनको जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चंस उसी तरीके के हम उठा करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे, वो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, खूब प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप हमें व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप यहाँ तक आए हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, जिनको ज़रूरत होगी इस वीडियो की वो उन तक पहुँचे। ठीक है, इसको लाइक करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।